हेलो गाइस, दिस इज़ वीडियो ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस वीडियो के एंड में स्लाइड्स भी हैं विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर नोट्स ऑन द अबव टॉपिक। वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ कॉमर्स विद मधु। टुडे वी विल टॉक ऑन द टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम के हमारे 5 हेड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है। फर्स्ट हेड इज सैलरीज, सेकेंड इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड लास्ट इज अदर सोर्सेज। नाउ वी विल डूइंग द सेकेंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कि हाउस प्रॉपर्टी पे जब हम टैक्स चार्ज करते हैं तो किस तरीके से चार्ज किया जाता है। नाउ वी चार्ज टैक्स ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। कि हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे टैक्स चार्ज होता है। अब एनुअल वैल्यू क्या होती है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कौन कौन सी हाउस प्रॉपर्टी आती है एंड कौन पीपल होते हैं जो उस पर टैक्स पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। कि ऐसी बिल्डिंग और उसके एडजेसेंट लैंड दोनों पे ही टैक्स चार्ज होता है। कि बिल्डिंग के एडजेसेंट जो लैंड है, बिल्डिंग एडजेसेंट लैंड क्या हो सकती है, जैसे कि हमारा कॉरिडोर हो गया और प्लेग्राउंड हो गया, मतलब हमारे घर का ही है, घर का ही पार्ट है वो, बट हमने कुछ एरिया में बिल्डिंग खड़ी कर रखी है और कुछ एरिया में हमने क्या बना रखा है, साइकिल स्टैंड बना रखा है, पार्किंग एरिया बना रखा है, ओके, किचन गार्डन बना रखा है। तो वो जो एडजेसेंट लैंड होती है ना, वो भी उसी हाउस प्रॉपर्टी की हेड में इंक्लूड होती है। वो अलग हेड नहीं होता, वो भी हाउस प्रॉपर्टी का हेड ही होता है। जहाँ बिल्डिंग खड़ी है वो भी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल है, और जो उसके एडजेसेंट लैंड है सारी की सारी, जैसे किचन गार्डन, पार्किंग एरिया, या फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में रोड्स बनी होती हैं, ठीक है। रोड, वो कनेक्टिंग रोड्स किस लिए होती हैं, वो फैक्ट्री के गेट से लेकर मेन बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए होती हैं। तो वो भी जो है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की हेड में ही टैक्सेबल होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स लेट आउट टू द एम्प्लॉइज और अदर्स। हम बिल्डिंग या स्टाफ क्वार्टर्स जो हमने एम्प्लॉयज़ और अदर्स को ना लेट आउट कर रखे हैं, ठीक है। जैसे हमने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कुछ क्वार्टर्स दे रखे हैं रहने के लिए, और वो हमें ना रेंट पे करते हैं, कंपनी को रेंट पे करते हैं। तो कंपनी की वो इनकम किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगी, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन की हेड में क्यों टैक्सेबल होती है, क्योंकि इन एम्प्लॉयज़ का वहाँ रहना बिजनेस के कंडक्ट के लिए ज़रूरी होता है। तो हम मतलब एफिशिएंट कंडक्ट के लिए मीन्स हमें कभी भी इन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। दैट्स वाई हमने इन एम्प्लॉयज़ को वो स्टाफ क्वार्टर्स दे रखे हैं। हम इनको दूर दूर रहने के लिए नहीं भेज सकते कि कहीं पे भी इन्हें जगह मिले और वो रेंट पे रहने लग जाएं। हमने बिजनेस के पर्पज से इनको ये स्टाफ क्वार्टर्स दे रखे हैं ना, दैट्स वाई दिस इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट इज, ये पहले ये वाला पॉइंट देखिए, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग टू अथॉरिटीज फॉर लोकेटिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एटसेट्रा। मीन्स हमने बैंक को, पुलिस स्टेशन को या बाकी लोकल अथॉरिटीज़ को किसी को रेंट पे अपनी हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी किस हेड में टैक्सेबल होगी, वो हाउस प्रॉपर्टी भी हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल होगी, अगर हमने इन्हें बिजनेस के पर्पज से, एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए ये हमने लेट आउट किया है। जैसे पोस्ट ऑफिस को हमने लेट आउट किया है, पोस्ट ऑफिस वालों को हमने पोस्ट ऑफिस बनाने के लिए जगह दे रखी है ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर सके। पुलिस स्टेशन, बैंक, इनको हमने जगह दे रखी है और ताकि हमारा जो एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो सके। तो इस केस में भी हमारी इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी सॉरी बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि बिजनेस के पर्पज से हमने इनको ये लेट आउट कर रखा है। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स का मतलब क्या है कि हमने बिल्डिंग के साथ साथ ना अपनी बाकी एसेट्स को भी लेट आउट कर रखा है। कि जैसे हमारा ये होता है, बिल्डिंग के साथ हमने फर्नीचर भी दे रखा है, ओके। तो बिल्डिंग भी दे रखी है, फर्नीचर। नॉर्मली जब हम टेनेंट को रखते हैं अपने घर में, तो हम उसे घर ही देते हैं ना रहने के लिए, फर्नीचर ही देते हैं, बट फर्निश्ड हाउस भी समटाइम्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। इन दैट केस हमने बिल्डिंग में दे रखा है, उसे सारा फर्नीचर, गीज़र, सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि अगर हम हाउस के रेंट को बाकी चीज़ों के रेंट से सेपरेट कर सकते हैं,
ठीक है, हमें पता है कि हमारी बिल्डिंग का किराया कितना है और बाकी जो हमने फैसिलिटीज़ उसे प्रोवाइड किया उसका किराया कितना है। इन दैट केस तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग के किराए को हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल करेंगे और बाकी एसेट्स जो हमने उसे दी हैं रेंट पे, तो उसके किराए को हम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल करेंगे। बट अगर हमने ये दोनों कंबाइंड दे रखे हैं और इनके किराए को हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेपरेट कर सकते? समटाइम्स हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने जो रेंट पे मकान देते हैं उसके साथ सारी फैसिलिटीज़ भी दें। तो हमें नहीं पता कि कितना मकान का किराया है, क्योंकि मकान बिना फैसिलिटीज़ के किराए पे उठाया नहीं जा सकता। तो इस केस में जो है दोनों चीज़ों का कंबाइंड किराया ही होता है। इन दैट केस जो इनकम होगी वो अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी, वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल हो सकती है या बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल हो सकती है। बिजनेस एंड प्रोफेशन के टैक्स में हेड में कब सिर्फ उस केस में टैक्सेबल होगी जब हमारा ये बिजनेस है। हमारा ये बिजनेस ही है कि हम हाउस प्रॉपर्टीज हमारी बहुत सारी हैं, हम उनको किराए पे उठाने का हमारा बिजनेस है। हम न्यू हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, उसे किराए पे उठा देते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस वो हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप दोनों के किराए को सेपरेट कर सकते हो तो मकान का किराया हाउस प्रॉपर्टी के हेड में और अदर एसेट्स का किराया अदर सोर्सेज के हेड में। ओके, अगर इनके किराए को सेपरेट नहीं कर सकते तो आपका टोटल किराया जो है अदर सोर्सेज के हेड में चला जाता है। और अगर मान लो ये आपका बिजनेस ही है हाउस प्रॉपर्टीज को किराए पे उठाना, तो वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल हो जाता है। एंड द लास्ट इज पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन। पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन का मतलब क्या है? जब से हम अपने घर में पेइंग गेस्ट रखते हैं, पेइंग गेस्ट का मतलब क्या होता है? उसको हम सारी फैसिलिटीज़ भी घर की देते हैं, इसके अलावा खाना भी प्रोवाइड करते हैं, सुबह शाम खाना भी प्रोवाइड करते हैं। तो पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन जो है ना वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होता, वो ऑलवेज जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल होता है। ओके, नाउ ये तो हो गया कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। नाउ द नेक्स्ट इज एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। जो एसएससी है ना, जो अपनी इनकम रिटर्न फाइल कर रहा है, ही शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है तभी जो है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगी। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगी। ओनर का मतलब क्या होता है? उसके नाम में रजिस्ट्री होनी चाहिए कि मकान की रजिस्ट्री जिसके नाम पे है वही तो ओनर माना जाएगा, उसके नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए। फॉलोइंग आर द ओनर्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ओनर किसको कहा जाता है? इन हुज नेम प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड, जिसके नाम पे रजिस्ट्री हो रखी है वो ओनर माना जाता है ऑब्वियसली। और दूसरा क्या है? मॉर्गेजर। मॉर्गेजर क्या होता है कि जैसे हमने कोई पैसे लेने के बदले में अपना मकान गिरवी रख दिया, ठीक है, तो मैंने अपना मकान गिरवी रखा है ना, तो मैं ही तो प्रॉपर्टी की ओनर हूँ ना। जिसके पास गिरवी रखा है वो तो ना ओनर बन जाएगा थोड़े टाइम के लिए। जब तक मैंने पैसे नहीं दिए तब तक वो मकान को टेक ओवर कर सकता है। अदरवाइज जो है मैंने उससे पैसे ले रखे हैं तो ऑनर तो मैं ही रहूँगी। जब मैं उसके पैसे रिटर्न कर दूंगी तो जो है वो मेरा मकान मुझे वापस कर देगा। तो मॉर्गेज के केस में जो मॉर्गेजर होता है, जिसने अपना मॉर्गेज किया है मकान, ठीक है, तो ही इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हु आर द डीम्ड ओनर्स। डीम्ड ओनर्स क्या होता है? कुछ एक सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम किसी और को हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मान सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हु आर द डीम्ड ओनर्स। हु आर द डीम्ड ओनर्स? वी विल डिस्कस हु आर द डीम्ड ओनर्स। कुछ लोगों को ना हम प्रॉपर्टी का ओनर मान सकते हैं और कुछ को नहीं मान सकते, वो वी विल डिस्कस ओवर इट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। कि बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी फैमिली मेम्बर को, अपने फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफ़र कर देता है, जैसे अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, उनसे कुछ पेमेंट नहीं लेता या मिनिमम सी पेमेंट ले लेता है और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। इन दैट केस जो ट्रांसफरर है वही प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। ट्रांसफर ही जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई ना, वो ओनर नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टैक्स बचाने के लिए। अगर एक पर्सन है उसका टैक्स बहुत ज़्यादा बन रहा है तो वो क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ के बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब वो अपनी वाइफ और बच्चों के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो वो वाइफ और बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती, तो उसकी अपनी ही मानी जाती है और वही उस पर टैक्स पे करेगा। नाउ अगर इसी में अगर वो अपनी मैरिड डॉटर को ट्रांसफ़र करता है ना, तो प्रॉपर्टी मैरिड डॉटर की मानी जाती है।
मैरिड डॉटर को ट्रांसफ़र कर सकता है, अदरवाइज अनमैरिड बच्चों को और अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र या किसी रिलेटिव को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर हमें कोई बिल्डिंग मिल जाती है कि हमने किसी का काम कर रहे हैं और आधा काम हो चुका है, पार्ट काम का हो चुका है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कंप्लीट हो चुका है, उसके बदले में हमें कोई बिल्डिंग मिली हुई है, ठीक है, कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये बिल्डिंग हमारे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो बिल्डिंग हमें मिली हुई है ना, उसके हम ओनर माने जाएंगे। ठीक है, कि जैसे किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन का कोई काम किया और पार्ट परफॉर्मेंस में उसे बिल्डिंग दे दी, तो बिल्डिंग किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफर की, जिसके नाम पे वो बिल्डिंग ट्रांसफर हुई है उसी की बिल्डिंग मानी जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज टेकन लैंड ऑन लीज एंड कंस्ट्रक्ट अ हाउस अपॉन इट। अगर कोई पर्सन लीज पे कोई लैंड लेता है और उस पर मकान कंस्ट्रक्ट कर लेता है, ठीक है, हाउस बना लेता है, तो वो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। लीज पे लैंड ली और उस पर मकान बना लिया, तो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कौन माना जाएगा? जिसने मकान बनवाया है, चाहे वो लैंड उसकी नहीं थी, लेकिन लीज पे ले रखी है ना, 15-20 साल के लीज पे ले रखी है और उसने उस पर लैंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली है, क्योंकि 15-20 साल तक उसे लैंड की जरूरत नहीं थी, वो बिल्डिंग की जरूरत थी, तो उसने क्या करा? वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्प्यूटेड ओनरशिप। डिस्प्यूटेड ओनरशिप का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है दो भाइयों के बीच में कि ओनर कौन है, ठीक है, और ये कोर्ट में केस चल रहा है। अब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, इन दैट केस ऑनरशिप किसकी मानी जाएगी? जिसके कस्टडी में वो हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके ऑनरशिप में वो हाउस प्रॉपर्टी है। ऑनरशिप मीन्स जो उस हाउस प्रॉपर्टी में रहता है या उसे यूज़ करता है या उससे कोई भी बेनिफिट उठाता है, ठीक है, वही उसका ओनर माना जाएगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। कोर्ट का फैसला आने के बाद जो कोर्ट का फैसला होगा उसके हिसाब से ओनरशिप डिसाइड हो जाएगी, कौन हाउस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कौन ओनर मान जाएगा? जो उस हाउस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है और उससे बेनिफिट्स उठा रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट जो हमें हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इनकम कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखना है, लास्ट पॉइंट इज नॉट यूज फॉर द एसएससी बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये हाउस प्रॉपर्टी एसएससी के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की हेड में यूज हो रही है ना, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन की हेड में यूज हो रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी की हेड में टैक्सेबल होने के लिए या तो वो खुद रहता हो, पर्सन खुद रहता है, या उसे किराए पर उठाता है, तभी वो हाउस प्रॉपर्टी की हेड में आती है वो प्रॉपर्टी। ओके, नाउ अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है ना, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं है। नाउ दीज आर द कंडीशंस, ये जो मैंने आपको समझाई हैं ये कंडीशंस हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के कोई भी हेड में इनकम लेते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, फुली एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली हमारी कुछ इनकम्स एग्जेम्प्ट होती हैं। ओके, उन पे हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। कुछ इनकम्स हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली एग्जेम्प्ट होती हैं और सम होती हैं जो फुली एग्जेम्प्ट होती हैं, और कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो पहले तो हम टोटल इनकम में ऐड कर देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद जिसके रिगार्डिंग हमें डिडक्शन मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू विच आर फुली एग्जेम्प्ट इनकम्स। फुली एग्जेम्प्टेड इनकम्स, फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। फार्म हाउस से होने वाली इनकम, फार्म हाउस से होने वाली जो हमारी इनकम होती है, फार्म हाउस क्या होता है? द हाउस विच इज सिचुएटेड नियर द एग्रीकल्चरल लैंड, कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड के पास जो आपका फार्म हाउस है, जिसे आप अपने रेजिडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं या आप जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, उस फार्म हाउस से होने वाली आपकी जो इनकम होती है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, कि अगर हम अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हमारी कोई बिल्डिंग है जिसको हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ कर रहे हैं, या हमें अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन चलाना था, हम जो है उसको कोई बाहर से बिल्डिंग किराए पे लेते, किसी और की बिल्डिंग किराए पे भी ले सकते थे, बट हमारी अपनी बिल्डिंग थी, तो हमने उस हाउस प्रॉपर्टी को किस काम में लगा दिया? अपने बिजनेस को के यूज़ के लिए लगा दिया। तो उस बिजनेस एंड प्रोफेशन से होने वाली हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। थर्ड इज इनकम फ्रॉम टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज। हमारे जो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज होते हैं वो हमें एग्जेम्प्ट होते हैं। मीन्स मान लो एक पर्सन के 4 मकान हैं, 4 में से वो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए एग्जेम्प्ट करा सकता है,
और एक में अगर उसका बिजनेस चल रहा है, ओके, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के से होने वाली हेड में अगर उसे यूज़ कर रहा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए को चलाने के लिए उसने उस हाउस को यूज़ कर रहा है, तो वो उसे भी एग्जाम्प्ट करवा सकता है। और फोर्थ हाउस जो है उसे लेट आउट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पे फोर्थ हाउस पे वो टैक्स पे करेगा, फर्स्ट और सेकंड पे इसलिए नहीं पे करेगा, दैट इज सेल्फ ऑक्युपाइड, और थर्ड इज बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ हो रहा है इसलिए वो टैक्स पे नहीं करेगा। नाउ फोर्थ इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम, फोर्थ इज टैक्सेबल। नाउ द नेक्स्ट इज income from the house meant for self residence but couldn't be occupied throughout the previous year on account of his service, business, profession at any other place। कि मीन्स अगर एक पर्सन का ना कोई मकान है जिसको वो ना सेल्फ ऑक्युपाइड बोलता था, बट वो प्रीवियस ईयर में ना या तो पूरा साल या सम पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर यूज़ नहीं कर पाया। और किस वजह से यूज़ नहीं कर पाया, एज कि वो सर्विस के अपनी जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया था, या वो क्या कर गया था, जॉब के लिए बाहर चला गया था, या उसका प्रोफेशन कहीं और था, या बिजनेस कहीं और था, तो वो सिटी में था ही नहीं, तो वो सेल्फ ऑक्युपाइड वो जो हाउस था वो पूरा साल वो ऑक्युपाई नहीं कर पाया, तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी की जो इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी से वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, टोटल इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस की हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। ट्रेड यूनियन और चैरिटेबल ट्रस्ट, इन सब की हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। ओके, दीज आर टोटल एग्जेम्प्ट इनकम, मीन्स ये हमारी फुली एग्जेम्प्ट है, इन पे हमें टैक्स पे नहीं करना। ओके, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कौन कौन सी फुली एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम फ्रॉम फार्म हाउस से होने वाली इनकम। सेकंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन के जो हाउस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो उससे होने वाली इनकम। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम टू सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेज, कि दो हाउसेज को आप सेल्फ ऑक्युपाइड मानते हुए उसे टैक्स फ्री करवा सकते हो। कि मान लो एक पर्सन के 4 मकान हैं, ठीक है, एक मकान को बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ करता है, 2 मकान रहने के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है, और फोर्थ जो है वही टैक्सेबल होगा। नाउ फोर्थ इज ऐसे मकान की इनकम जो हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड वो मानता था, बट पिछले पूरे साल वो अनऑक्युपाइड रहा। किस वजह से अनऑक्युपाइड रहा, कि वो पूरा साल उस सिटी में ही नहीं था, उसका बिजनेस प्रोफेशन या सर्विस कहीं और ट्रांसफ़र हो गया था उसका, जिसकी वजह से वो कहीं और किसी और सिटी में चला गया था, उस हाउस को यूज़ नहीं कर पाया। दैट्स वाई उसकी एक हाउस जो है पूरा साल यूज़ नहीं हुआ, लेकिन वो उसे टैक्स फ्री करवा सकता है। ओके, नाउ फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय, जो लोकल अथॉरिटी की हाउस प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी फ्री होती हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस की हाउस प्रॉपर्टी होती हैं वो भी फ्री होती हैं, और ट्रेड यूनियंस और चैरिटेबल ट्रस्ट की जो हाउस प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती हैं। तो दीज आर फुली एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो जाती हैं और बाद में जो है उसके रिगार्डिंग डिडक्शन मिल जाती है, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली ऐसी इनकम। नाउ डिडक्टिबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली कुछ इनकम हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्टिबल होती हैं। मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम में पहले हम उसे ऐड कर देते हैं और बाद में उसके रिगार्डिंग हमें डिडक्शन मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन्स और वेयर हाउसेज फॉर स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज़ मेंट फॉर सेल, कि हमने कमोडिटीज़ को सेल करने के लिए तैयार थी और हमने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ऐसी गुड्स के स्टोरेज के लिए लेट आउट कर दिया। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने गोडाउन्स और वेयर हाउस थे, उसने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इन गुड्स के स्टोरेज के लिए, इन कमोडिटीज़ के स्टोरेज के लिए लेट आउट कर दिया, ऐसी कमोडिटीज़ के स्टोरेज के लिए जो सेल के लिए तैयार थी। तो इस केस में हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम जो होती है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। नाउ द नेक्स्ट इज इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड इट्स ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹20,000। अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की GTI 20,000 से ज़्यादा नहीं है, अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से ज़्यादा नहीं है, एंड ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, नेक्स्ट इज सोसाइटी प्रोड्यूसिंग गुड्स विद द एड ऑफ पावर नहीं है, कि पावर के यूज से वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, ओके, एंड अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है,
अगर इस टाइप की सोसाइटीज़ नहीं हैं और उनकी GTI जो है 20,000 से ज़्यादा भी नहीं है, इन दैट केस जो है उनकी हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एब्रोड, कि हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो फॉरेन में सिचुएटेड है, हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो फॉरेन में सिचुएटेड है, उस केस में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट इज, फर्स्ट ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज को-ओनर, मीन्स हाउस प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट रेंट, कि जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है, हमने कंपोजिट रेंट के बदले में लेट आउट किया हुआ है उसे। ओके, ये कंपोजिट रेंट क्या होता है, ये 3 पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रोड, कि अगर हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी अब्रोड में सिचुएटेड है, फॉरेन में सिचुएटेड है, उससे होने वाली इनकम को हम इंडिया में टैक्स पे करेंगे या नहीं करेंगे, उसका हमें देखना है। जब मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर करवाया था, उसमें मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इन दैट टेबल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी फॉरेन में कोई फॉरेन के सोर्स से कोई हमारी इनकम है, ठीक है, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं होना चाहिए वो सोर्स, इसके अलावा किसी भी सोर्स से फॉरेन से होने वाली हमारी इनकम है, ठीक है, तो वो जो इनकम है वो इंडिया में तब टैक्सेबल होती है जब वो पर्सन ऑर्डिनरली रेजिडेंट होता है। 3 टाइप के हमारे रेजिडेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकंड होता है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। तो जो हमारा ऑर्डिनरली रेजिडेंट होता है ना, वही उस हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पे टैक्स पे करेगा जो हमें फॉरेन में हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहाँ से हमें इनकम हो रही है। उस इनकम पे कौन टैक्स पे करेगा, जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। जो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है वो भी टैक्स पे नहीं करेगा, और जो नॉन रेजिडेंट है वो भी टैक्स पे नहीं करेगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड तो फॉरेन में है, तो अब हम उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे कि वो हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड होती है। अगर इंडिया में सिचुएटेड होती है तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वैसे ही फॉरेन की में सिचुएटेड हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। सेकेंड पॉइंट इज को ओनर्स, किसी हाउस प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, ठीक है, मान लो उसके 2 को ओनर्स हैं, और उनका जो शेयर है ना हाउस प्रॉपर्टी में प्री डिफाइंड है, उन्हें पता है कि 50-50% के वो हकदार हैं, या 25-25-25-25% के 4 हकदार हैं, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका शेयर कितना कितना है। तो जितना शेयर उनका होगा ना, वो अपने शेयर पर ही टैक्स पे करेंगे, जितना शेयर उनका होगा वो अपने शेयर पर ही टैक्स पे करेंगे। ओके, दिस इज इन केस ऑफ को ओनर्स, अपने अपने शेयर पे हर कोई टैक्स पे करेगा। अगर मान लो इन को ओनर्स में से एक ओनर जो है उसे अपने शेयर को सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए वो एरिया टैक्स फ्री हो जाएगा, और बाकी तीनों के लिए टैक्सेबल होगा क्योंकि उन्होंने लेट आउट कर रखा होगा। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसे हम लेट आउट करते हैं, बट उसके साथ साथ हमने कई फैसिलिटीज़ भी अपने टेनेंट को दे रखी हैं, जैसे कि लिफ्ट की फैसिलिटी दे रखी है, और जो है मान लो फर्नीचर की फैसिलिटी दे रखी है, RO की फैसिलिटी दे रखी है। तो हमारा जो रेंट है, क्लब्ड रेंट है, कंबाइंड रेंट है, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट में एमेनिटीज़ जो हमने उसे प्रोवाइड कर रखी है उनका रेंट इंक्लूड है। तो अगर हम दोनों के रेंट को सेपरेट कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के रेंट को एमेनिटीज़ के रेंट से सेपरेट कर सकते हैं, तो जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होगा हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा, एमेनिटीज़ का रेंट अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगा। और अगर हम इन दोनों के रेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, ओके, इन दैट केस जो है पूरा का पूरा रेंट जो है अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगा। अगर सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, और एमेनिटीज़ का रेंट अदर सोर्सेज के हेड में। और अगर इसको सेपरेबल नहीं है, सेपरेट नहीं कर सकते आप, तो पूरा का पूरा रेंट जो है हमारा किस हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगा। क्लियर? नाउ इट्स ऑल अबाउट हाउस प्रॉपर्टी। Now the next is gross annual value. How to calculate the gross annual value of a house let out, which is let out. First of all, we will be given fair rent. Fair rent क्या होता है कि ऐसा रेंट जिस पे हम अपने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर सकते हैं, ऐसा फेयर वैल्यू।
मीन्स एक्चुअल में तो हम कितने पे भी लेट आउट कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा पे हो सकती है लेट आउट तो ज़्यादा पे कर देते हैं, अगर लगता है सामने वाली पार्टी दे सकती है, और कम पे लेट आउट होती है तो कम पे लेट आउट कर देते हैं। बट फेयर एक रेंट होता है ना, कि जिस अमाउंट पे ये लेट आउट होनी चाहिए, दैट इज़ नोन एज फेयर रेंट। रेंट एट विच अ हाउस प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट आउट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू की म्यूनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितने पे वो लेट आउट हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर डिटरमाइन किया जाता है उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए। नाउ द लास्ट इज एक्चुअल रेंट, कि एक्चुअल में वो कितने पे लेट आउट हो चुकी है। तो ये 4 रेंट्स हमें माइंड में रखने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर रेंट, नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल वैल्यू, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड रेंट, नेक्स्ट इज एक्चुअल रेंट। अब हमें करना क्या होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, कि अगर हमारा कोई हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है तो सबसे पहले हम फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू को ना कंपेयर करते हैं। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर किया तो इनमें से मोर वाला अमाउंट ले लेते हैं। मोर मीन्स जो अमाउंट ज़्यादा है। ओके, नाउ ये जो मोर वाली वैल्यू आती है इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, थर्ड वाले रेंट से। तो इसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से। ओके, नाउ स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद जो लेस अमाउंट होता है ना इन दोनों में से वो ले लिया। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस लेस वाले अमाउंट को कंपेयर करते हैं फोर्थ रेंट से, विच इज एक्चुअल रेंट। ओके, इनमें से जो हमारी मोर वैल्यू वाली वैल्यू है उसको हमने ले लिया। ठीक है, इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर रेंट को म्यूनिसिपल वैल्यू से कंपेयर किया। लेट्स फेयर रेंट इज 36,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू इज 30,000। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया 36,000 एंड 30,000 विच इज मोर। मोर क्या है 36,000, हमने ले ली यहाँ पे 36K। नाउ स्टैंडर्ड रेंट, मान लो स्टैंडर्ड रेंट है 28,000। स्टैंडर्ड रेंट है 28,000, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे सारी वैल्यूज। तो 36 को आप 28 से कंपेयर करोगे तो लेस कौन सा अमाउंट है, तो 28,000। इन दोनों में से हमने लेस लेना था 28,000। अब ये जो लेस वाली वैल्यू है ना उसको कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट मान लो है उसका 30,000, हमने वो हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है 30,000 में, 30,000 पर एनम। तो 28,000 को 30,000 से कंपेयर किया, क्या आया 30,000। मोर वाली वैल्यू लेनी थी ना दोनों में से, तो 30,000 ले ली। तो हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी निकली, ग्रोस एनुअल वैल्यू इज 30,000। क्लियर। अब कुछ हमारे मकान होते हैं जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर नहीं आते, तो उनका स्टैंडर्ड रेंट हमें गिवन नहीं होता। अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है तो इस स्टेप को हटा दो। आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 रेंट्स में से मोर वाला ले लिया। अब जो मोर वाला आंसर है ना उसे लास्ट वाले रेंट से कंपेयर कर दिया, फिर से मोर ले लिया। तो ये जो लेस वाला स्टेप है जो हम लेस कैलकुलेट करते हैं वो हटा देंगे। अगर हमारे रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं आती, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं आती, तो हमें क्वेश्चन में ना स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन होगा। और अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन तो हमने ये सेकंड वाला स्टेप हटा दिया। हमने क्या करना है, फेयर रेंट को म्यूनिसिपल वैल्यू से कंपेयर करना है। सीक्वेंस वाइज ये चारों रेंट आप रख लिया करो, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, देन एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट तो सबसे लास्ट में ही लेना है जो एक्चुअली आपको मिल रहा है। पहले जो बाकी बाहर की वैल्यूज़ है ना जो हमें बाहर से पता लगनी है वो सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो फेयर को म्यूनिसिपल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, जो मोर अमाउंट है दैट विल बी टेकन। फिर इसको किससे करेंगे, एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल से कंपेयर करेंगे फिर हमें मोर लेना है, तो ये आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगी अगर आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं भी लेना, नहीं गिवन क्वेश्चन में। ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई वांट टू टेल यू। जब हम एक्चुअल रेंट लेते हैं ना, एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल में टेनेंट जो हमें दिया है, एक्चुअल में जो हमारे किराएदार ने हमें किराया दिया है वो एक्चुअल रेंट होता है। बट कुछ बातें उसमें ध्यान रखने लायक होती हैं। फर्स्ट इज रेंट पेड माइनस ऑब्लिगेशंस पेड बाय ऑनर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर पंप, पार्किंग, गार्डनिंग एट्सेट्रा। कि हमारे किराएदार ने हमें किराया तो दे दिया
बट हमने क्या किया, उस किराए में से ना अपने किराएदार के बिहाफ पर बहुत सारे खर्चे किए, जैसे उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, उसकी पार्किंग के लिए पे किया, उसकी गार्डनिंग के लिए हम पे कर रहे हैं। हमारा किराएदार हमें किराया दे रहा है और उसमें से हम उसी के लिए खर्चे कर रहे हैं, तो वो किराया हमें मिला थोड़ी ना है। तो उस जो हमें अमाउंट मिला है ना, उसमें से जो जो पेमेंट्स हमने अपने टेनेंट के लिए किए ना वो माइनस कर दो, जो बैलेंस बचेगा वही तो नेट आपके पास किराया आया ना। ओके, नाउ क्या करना है आपको, रेंट जो किराएदार ने आपको पे किया, रेंट पेड माइनस ऑब्लिगेशंस पेड बाय द ओनर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर पंप, पार्किंग, गार्डनिंग एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट है, अगर मान लो किराएदार ने किराया पे किया और मकान मालिक ने उसके लिए कोई ऑब्लिगेशंस पे नहीं की, बल्कि किराएदार ने अपने मकान मालिक के पोर्शन का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया है, वाटर बिल भी पे किया, उसके पोर्शन का भी, अपने पोर्शन का भी पे किया, उसके पोर्शन का भी पे किया। मतलब रेंट पे करने के साथ साथ वो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने मकान मालिक का भर रहा है, ओके, और उसका वाटर बिल भर रहा है, मतलब वो ये खर्चे भी अपने मकान मालिक के लिए कर रहा है ना। तो जितना उसने रेंट पे किया उसमें से वो जो एक्सपेंसेस उसने अपने मकान मालिक के लिए पे किया वो भी ऐड हो जाएंगे। तो ये तो जेन्युइन सी बात है कि अगर हम किसी पर्सन को हाथ में पैसे ना पकड़ा के उसके बिहाफ पर खर्चे कर रहे हैं, तो वो भी तो हम उसी के बिहाफ पर कर रहे हैं ना, उसी के लिए कर रहे हैं ना, तो वो भी तो उस अमाउंट में ऐड हो जाएंगे जो हमने उसके हैंड में पकड़ाया है। क्लियर नाउ, बट इसमें से ना कुछ एडजस्टमेंट नहीं होती। और कौन सी एडजस्टमेंट नहीं होती, अगर मान लो म्युनिसिपल टैक्स है, वो टेनेंट ने पे किया है, अपने पोर्शन का म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे करता है, ठीक है, तो उसकी डिडक्शन जो है ना मकान मालिक को नहीं मिलती। मकान मालिक को म्युनिसिपल टैक्स की वही डिडक्शन मिलती है जो वो खुद पे करेगा। अगर किराएदार पे कर रहा है अपने पोर्शन का तो उसके लिए ना कोई ऐड होगा ना कोई अमाउंट लेस होगा। ओके, नाउ एक तो हो गया आपका म्युनिसिपल टैक्स। नेक्स्ट इज रिपेयर चार्जेस। रिपेयर चार्जेस भी अगर किराएदार ने अपने पोर्शन की रिपेयर खुद करवाई है ना, तो वो उसने अपने लिए कराई है, मकान मालिक के लिए नहीं कराई, तो उसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी।